मांग है वो उन्होंने पूरा किया है। मैं समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, ऊपर जो विषय उठाया है वो एक बड़ा सामयिक विषय है और उसके अंतर्गत पूरे समाज का इसमें फायदा होने जा रहा है। दूसरा जो आपने विचार यहाँ पर उठाया है और पूरा अपना टाइम समझने में ही निकाल देता है। देश गति पकड़ रहा है और उस गति के साथ वो चल नहीं पाता है, जबकि पढ़े लिखे समाज बनाने के ऊपर अरबों रुपया देश ने खर्च कर दिया। शोध समिति ने जो प्रस्ताव लेकर आए हैं हम उनका समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान में समझता हूं कि ये जो समाचार है अखबारों में जाएगा कि मांझी उत्थान शोध समिति ने शिवपुरी जिले के प्रत्येक मांझी आदिवासी साथी ने यह ठहराव पास किया है कि वो चाहता है कि भारतीय संविधान में एक संशोधन लाया जाए कि चुनाव लड़ने के लिए अंगूठा छाप प्रत्याशी को कोई अधिकार न दिया जाए और इस प्रकार से पढ़े लिखे व्यक्ति ही चुनाव लड़े और देश की समृद्धि करें और इसका श्रेय पूरे मांझी आदिवासी समाज को चला जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी उपस्थिति और आपके इस उठाए हुए कदम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार से इस आयोजन से जुड़े रहेंगे और इसको ऊंचाइयां देंगे। अमर शहीद तात्या टोपे ने अपना बलिदान दिया, उसके बलिदान का कीमत खाली ना जाए, इसके लिए सभी लोग कंधे से कंधा मिला रहे हैं और आज मांझी आदिवासी भी जुड़ चुका है इसमें। इस प्रकार से ये चीज बहुत आगे चली जाएगी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बस मना रहे हैं मांझी समाज में, मैं समझता हूँ शिवपुरी नहीं पूरे प्रदेश में प्रथम बार ये प्रयास किया है कि समाज का उत्थान कैसे हो, राजनीति में किस प्रकार के विधायक एवं संसद चुने रहे और आज सबसे अच्छा जो कार्यक्रम हमें लगा हमारी कार्य किए समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, इसलिए आज हम उनकी जय हो। हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी अन्यथा कौन थे, कौन आए और कौन चले। मैं पुनः उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ उनके जो बताए गए मार्ग हैं उन पर हम चलें, उनको याद करें और आज आपने जो सम्मेलन आयोजन किया बहुत अच्छा है। उसमें बच्चों का भी उत्थान होगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अभी एक बच्ची ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया समाज के ऊपर, देश के ऊपर। वास्तव में इस प्रकार की हमारी धारणाएं आगे बढ़ेंगी, देश तरक्की करेगा, मांझी समाज उत्थान करेगा। और मैं केवल एक बात आपसे कह दूँ कि मैं अग्रवाल समाज से भी जुड़ा हूँ, संयोजक हूँ और मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा का महामंत्री भी हूँ। हम बस तक या कार तक जहाँ तक ले जाएंगे निश्चित रूप से आपकी डोरी से ही उठा और उसके लिए कम से कम 101 रुपये तो हम समाज से आपको दे देंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान के हुकूमत को चलाने में अंगूठा छाप प्रत्याशी, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, ग्राम पंचायत, अन्य जिले भी चुनाव में अभ्यर्थी लड़ने वाले एक संशोधन कराए जावे, भारत सरकार को मजबूर किया जावे। इस विषय पर अपना वक्तव्य अपनी वाणी से आप लोगों को ओतप्रोत कराएंगे, आपको दिशा देंगे माननीय श्री चंदेल साहब। ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि माननीय इस कार्यक्रम के प्रणेता और इस कार्यक्रम को की परिकल्पना करने वाले दुबे जी बाथम, नाम उनका पहले दुबे जी है फिर वो बाथम है, ऐसे कई नाम सामने
सामने आते हैं। एक जेके जैन है, जैन कुमार जैन, जैन है और जैन कुमार है। तो इस तरह के नाम भी होते हैं। मुझे भी कई बार कई लोग चंदेल सिंह कह देते हैं, घनश्याम सिंह की जगह चंदेल सिंह। तो मैं मातम जी को धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि उन्होंने बड़े विचारणीय प्रश्नों के साथ, चिंतन के साथ इस कार्यक्रम का पहले दिन इस मेले को प्रारंभ के दिन अपनी प्रस्तुति की है। इस मेले के प्रणेता और संस्थापक भाई रूप किशोर जी, जिन्होंने इस समाज को पहली बार किसी समाज के नाम से कोई कार्यक्रम के लिए यहाँ आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। मंच पर बैठे समाज के तमाम बुजुर्गगण, नेतागण, माननीय मां साहब भगवान लाल जी मातम, जो हमारे बड़े पुराने साथी हैं और उन्होंने हमेशा हमारे कार्यक्रमों में, पिछड़े वर्ग के कार्यक्रमों में हमेशा साथ दिया है। मातम जी को ये अगर आता था तो अकेले भगवान लाल जी आते थे और बहुत पुराने रूप से वो जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ सेवा से, मैनेजर से रिटायर होकर लोग घर बैठ जाते हैं, बैंक कितना पैसा देता है उसकी ब्याज से ही कुछ ना कुछ काम करते हैं या उसी का जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन उन्होंने इस शहर को एक अच्छा कॉलेज अंबिका महाविद्यालय के नाम से, जिसमें BCA, DCA, PGDC यानी बिल्कुल व्यावसायिक विषय लेकर अपना कॉलेज प्रारंभ किया है। अभी बता रहे थे वो कि 600 वर्ग फुट के एरिया में हमने कॉलेज खोला है और लगभग 200 विद्यार्थी व्यवसायिक इस कॉलेज में अध्ययन करते हैं और नए पाठ्यक्रमों के साथ करते हैं। BA, BCA, BA, इन बातों से हटकर उनके चिंतन के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मातम दुबे जी उनके बारे में इतना जानते नहीं है, वो मेरे बड़े पुराने साथी हैं गद्दार जी। उन्होंने इस शहर में जो रचनात्मक काम किया है उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। समाज के सभी साथियों को, भाई उपबंधु जी को जो बड़े मुश्किल से उठ रहे हैं और यहाँ आने के लिए उनको भी एक विषय दिया गया है पानी के ऊपर बात जो करी जा रही है वो उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आप सब लोगों का जो यहाँ इस कार्यक्रम में जनरली ज़्यादातर लोग धार्मिक कार्यक्रमों में इकट्ठा होते हैं और इस कार्यक्रम के पैरेलल हमारे आसपास चारों तरफ माताओं का दरबार चल रहा है, उससे एक अलग हटके कार्यक्रम सरकारी तौर पर भारत माता की आरती के नाम से गांधी मैदान में भी एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे यहाँ की अपर कलेक्टर मैडम कृष्णावत जी जो यहाँ अतिथि के रूप में आने वाली थी उसमें उलझ गई हैं और नहीं आई हैं। कोई बात नहीं, सब अलग अलग जगह अपनी अपनी मजबूरियाँ वो करती हैं। आप सब लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर इस कार्यक्रम में जो सहयोग किया है उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। इधर महिलाओं में बेचारी जो बहुत कम कुछ समझती है वो भी यहाँ आई हुई है, बहुएं बेटियाँ, क्योंकि माता तो मैं नहीं कहता हूँ किसी को, मेरे उम्र से ज़्यादा की कोई नहीं होंगी, सभी को मैं बताते हुए आप सब लोगों के सामने ये जो प्रश्न है, अंगूठा छाप प्रत्याशी को किसी चुनाव में खड़े नहीं होना चाहिए, ये मांझी समाज ने उठाया। बहुत बड़ी बात है। अच्छे शिक्षित समाज, अच्छे पढ़े लिखे समाज, जो बड़े मजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, बहुत कुछ है, नेता हैं, मंत्री हैं, तमाम हैं, तो भी उनके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि जो तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, निरक्षर कोई प्रतिनिधि, चाहे नगर पालिका का पार्षद हो, चाहे पंचायत का सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी अंगूठा छाप अगर जाएगा तो वो कुछ नहीं करेगा। उसका चुना जाना नहीं चुना जाना किसी मतलब महाराज की जय। वो तो सब चलते हैं। ठीक, इधर फेंक दो भाई। एक
अरे ये नहीं किया जल्दी मत करो। बाबा इधर को मुँह करो जरा। माननीय चंदेल साहब का स्वागत गणपति भाषण करेंगे। हमारी ज्योति माननीय मुखर्जी महोदय का स्वागत करेंगे। हमारे वशिष्ठ महोदय के शर्मा जी का स्वागत करेंगे। हमारे समाज के भगवान लाल बाथम साहब इस आजादी में एक मार्च जिला पंचायत के सदस्य श्री राजेश केवट का सम्मान करेंगे। श्री बाबूलाल बाथम श्री शर्मा जी का स्वागत करेंगे। श्री हमारे जिला अध्यक्ष श्री शंकरलाल बाथम, श्री राम कुमार बाथम हमारे सीओ का स्वागत करेंगे। श्री रामचंद्र बाथम अन्य जो भी स्वागत करना चाहें रामबाबू श्यामबाबू भाई और जो भी स्वागत करना चाहें माता बहन हमारे मुख्यमंत्री महोदय विद्यार्थियों का स्वागत कर सकते हैं। प्रारंभ हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदया शशि करुणावत अपर कलेक्टर सीपी द्वारा के कार्यक्रमों द्वारा हमारे कार्यक्रम की संक्षेप क्योंकि समय काफी अधिक हो चुका है। जो हमारे लिए टाइम मिला था मेले में जो लगभग अपनी समाप्ति के कगार पर है, हम अपनी वाणी को अपने महाराज महाराज के धैर्य और पराक्रम पर हम हमारे बीच विशेष अतिथि माननीय हरि उपमन्यु साहब से निवेदन करूंगा कि वो जल संवर्धन पर अपने वाणी से भारत के संविधान में संशोधन हेतु अपना प्रकाश डालें, अपना दिशा दें। आप लोग उनको श्रवण करेंगे। माननीय हरि उपमन्यु साहब इस बीच हमारे स्वागत करें। हमारे रंगों से बनाए हुए एक कर्मठ साथी जुझारू व्यक्तित्व श्री नाथू सिंह केवट का भी स्वागत एवं जयकिशन का भी स्वागत। हमारे समाज के बाबूलाल भाई राम कुमार केवट उनका स्वागत करेंगे। भगवान भोलेनाथ की, महाराज गोहराज निषाद की, महाराज गोहराज निषाद की, स्वागत की बेड़ा का समापन नहीं हुआ है। पहली बार हमारी मुख्यमंत्री महोदय एक अपनत्व समझ करके हमारे समाज के बीच में अपने समाज के बीच में पधारी हैं और हमारे विशेष अतिथि महोदय यहाँ पर हम लोगों को हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सभी का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं उनका। राजेश दवा दे जरा।
मैं करूँगा बाद में। मेरे भाई इस पांडाल में बैठे बैठे आपको हो गए हैं, निश्चित ही आपको कष्ट की अनुभूति हो रही होगी, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय शशि कड़ावत साहब के पढ़ाने से हमारी सारी परेशानियां दुख सब समाप्त हो गए हैं और हमारे एक बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे महाराज गोहराज निषाद का जो जयंती मनाई जाती है, इस कार्यक्रम में हम किसी एक विशेष अतिथि को, मुख्य अतिथि को, जो कि समाज के लिए कुछ दिशा देते हैं, समाज के लिए कुछ संदेश देते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व को कर कमलों से हम अपने महाराज गोहराज निषाद के जयंती का उद्घाटन करने का संकल्प लेते हैं, उनसे उनके कर कमलों से कराने का निर्णय लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व की धनी माननीय श्रीमती कड़ावत मैडम, हम आप सभी का, हमारे समाज की ओर से हम आप सभी का, इस मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का पुनः जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। अन्य सारी पूर्तियां हो चुकी हैं, आप कृपया तुरंत आवे और सम्मान और उनका सम्मान करें। की और लंका फतेह में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। महाराज गोहराज निषाद के संबंध में एक छोटी सी मैं कहानी, उनके एक पराक्रम की एक कहानी में सुनाना चाहता हूँ। कृपया शांति से उनका श्रवण करें कि महाराज गोहराज निषाद क्या थे, कैसे थे। मैं मंच पर विराजमान सभी अतिथियों, मुख्य अतिथियों का मैं ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। एक बार की बात है, आखेट के समय, वन विहार के समय महाराज गोहराज निकले और अपने सेना के साथ में विचरण कर रहे थे। एक झील की तलहटी में वो जा फंसे थे। एक देवी भागवत का प्रसंग है। तो उन्होंने देखा, इतने में वहां पर एक आकाशवाणी हुई और उससे आकाशवाणी से ये उनको सुनाया गया कि अगर 8वें दिन तुमने 5 लोगों के, अपने प्रजा के लोगों में से चुनकर 5 लोगों की बलि नहीं दी तो तुम्हारे प्रजा का सर्वनाश हो जाएगा 8वें दिन। महाराज आखिर से लौट पड़े, रंगमास में खाए न पिए, मुरझाए हुए, अनमन सोचा उन्होंने अंतःकरण में झांक करके कि मैं अपने प्रजा के 5 लोगों में से किसकी बलि दूं। बड़े असमंजस में, बड़े दुख में कि मैं अपने हाथों से जो अहिंसा का पुजारी हूं, मैं किसी जीव को मैं सता नहीं सकता हूं, मैं अपने हाथों से 5 लोगों की बलि मैं कैसे दे सकता हूं। बड़े चिंतन मरण के बाद उनके 2 पुत्र, एक बालिका थी, उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी। उन्होंने पूछा, महाराज ऐसी क्या आपको आफत आ गई, ऐसा कौन सा आपको पहाड़ टूट रहा है, आप कुछ खाते नहीं है, बोलते नहीं है, आपकी दिनचर्या सारी गड़बड़ हो गई, ऐसा क्या हालात बना रखे हैं, क्या है आपका, हमें कोई बताएंगे, हम आपको तो बांट सकते हैं। बड़े मजबूर में उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे प्रजा के सर्वनाश की एक आकाशवाणी हुई है, तो आपके सारे पर अर्पण कर देंगे, आप कोई प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने निर्णय लिया, मैं अपनी प्रजा को छीन लूं, किस पुत्र के पिता को छीन लूं, किस पुत्र की मां को छीन लूं मैं, इससे अच्छा तो यह है कि मैं अपने परिवार को ही, उस देव को जो जमदूत है, कौन है, जो आकाशवाणी हुई है, वहां जाकर के हम बल दे देते हैं, हमें एक बलि दे देते हैं अपने परिवार की, और अपने प्रजा का कल्याण, प्रजा को बचा सकते हैं। परिवार के साथ में महाराज गोहराज निषाद उस स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक विकराल साक्षात जमदूत
हाथ में खड़ग लिए हुए वहां पर उस कंदरा में विराजमान है। उन्होंने देखा गोहराज के साथ, क्या तुम आ गए? उन्होंने कहा हाँ साहब, हाँ महाराज, हाँ देव, यहाँ जमदूत हम आ गए। क्या निर्णय लिया? उन्होंने कहा अपनी प्रजा में से किसकी बलि देना चाहते हैं? उन्होंने कहा किसी की नहीं, हम तो मेरे दोनों पुत्र, मेरी एक पुत्री और मेरी धर्मपत्नी और मैं स्वयं, हम अपनी प्रजा को, समस्त प्रजा को बचाने के लिए हम पांचों प्राणी आपके हाथों से, आपके खड़ग से कटने के लिए, बध देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इतने में एक खड़ग का प्रहार पेड़ को हुआ, पेड़ गिरकर धराशायी हो गया और उन्होंने कहा इससे पूर्व आप बैठ जाइए। पांचों लोग बैठ जाते हैं। उन्होंने आंख बंद कर ली, आंख बंद कर लेते हैं और इतने में उनकी परीक्षा ली जा रही थी। इतने में प्रहार पेड़ पर होता, पेड़ धराशायी हो जाता है और इतने में देखते हैं कि हमारे सिर तो कटे नहीं है, क्या हुआ, कहां से आवाज आई? जब उन्होंने आंख देखा तो साक्षात भगवान भोलेनाथ उनके सामने खड़े हुए थे और कहा बस गोहराज निषाद, तुम इस पृथ्वी के सर्वशक्तिमान, वो एक यशस्वी पराक्रमी चक्रवर्ती रहा है। आपको, आपकी प्रजा की रक्षा, आपके प्रजा के कल्याण की में आप जब तक इस जगह पर अपना इच्छा मृत्यु चाहते हैं तब तक मैं आपको वरदान देता हूँ। महाराज गोहराज को उनके प्रजा की सर्व कल्याण की आशीर्वाद देकर के महाराज भगवान भोले शंकर अंदर ध्यान हुए। ऐसे थे महाराज गोहराज के साथ उदारता, समता, बंधुता, कोई भी संदेश कहीं से आता था अगर अपने भाइयों की मीटिंग करे, उनका परामर्श करे, अपना निर्णय कोई नहीं लेते थे। समय जरा हो चुका है, मैं जरा बात पर यही तो है बस समाप्त करता हूँ। हमारे अंगूठा छाप प्रत्याशी पर सेमिनार में जो लोग दे रहे हैं, माननीय हरिकुमनु साहब, मैं आमंत्रित करता हूँ जो संवर्धन पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं, आप लोग श्रवण करें। मैं सम्मान उनको बुलाता हूँ, माननीय हरिकुमनु साहब। किशोर जी और मंच पर उपस्थित अनेक सज्जन, जल संवर्धन पर मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया है। केवल शब्दों से, कुछ भी बोलने से मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस विषय पर क्या बोलूं। रहीम साहब ने बड़ी बढ़िया बात कही थी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबले, मोती मानस क्यों। मोती का पानी अगर उतर जाए तो वो मोती 2 पैसे का नहीं रहता। मनुष्य की इज्जत चली जाए तो वो मनुष्य किसी कर्म का नहीं रहता। और चूना का पानी अगर सूख जाए तो वो चूना फिर काम का नहीं रहता। पानी हमारे जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आने वाले 10-20 साल तो बहुत ज़्यादा समय बता रहा हूँ मैं, हो सकता है 5-7 साल में ही और तो तलवारें इसी बात पर चलें कि पानी हमें भरने दो, पानी हमें लेने दो। पानी की बहुत बड़ी कमी आने वाली है, हमें जागना होगा इस सिलसिले में। आज हमारे अतिरिक्त कलेक्टर महोदय यहाँ हैं, मैं उन्हें खासतौर से ये बात कहना चाहता हूँ। हमारे शिवपुरी में 7 तालाब थे चारों साइड में, और शिवपुरी के 3 या 4 कुएं ऐसे थे जिसमें आदमी झुक के पानी भर लेता था और पानी ऊपर आ जाता था, निकाल लेते थे। रस्सियाँ 2-4 हाथ 5 हाथ की रस्सियाँ का काम से काम चल जाता था। वे कुएं धीरे धीरे पानी नीचे उतरता चला गया और पानी आज ये हालत है कि 300 और 400 फुट का पानी नहीं। केवल भाषण से क्या फायदा है? हमारे 7 तालाबों को ही शिवपुरी में बचा लिया जाता तो आज हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती। तालाब अतिक्रमण के शिकार हुए हैं। तालाब, ये जो जमीन खरीद कर प्लाट बनाकर बेचने वाले लोगों ने हमारे तालाब खा लिए हैं, निगल लिए हैं। पानी कहाँ से मिलेगा? तालाब
सिंधिया सरकार के समय 7 तालाब शहर के चारों साइड बनाए गए थे। उन 7 तालाबों में साल भर पानी रहता था, उनसे हमारे कुएं संपन्न रहते थे। आज स्थिति इतनी खराब कर दी गई है कि तालाबों में मकान बन गए हैं। शिवपुरी जैसी छोटी सी ऊंची बस्ती में बाढ़ आ जाती है और कईयों के स्टाल बह जाते हैं। ये तालाब तोड़ने के कारण हुआ। हमें खास तौर से ये निवेदन माननीय कलेक्टर महोदय से कर रहा हूँ कि कृपया इन तालाबों को बचा लीजिए। पानी की शिवपुरी में कोई कमी नहीं आएगी। तालाब बचे हैं, तालाब उजड़ चुके हैं, तालाब कुछ बचे हुए हैं, वो भी अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं। हमारा गुजरिया तालाब किनारे पर 1.5 डजन मकान बनाए जा रहे हैं और उसकी मोरी काट दी जाती है ताकि पानी बह जाए। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इसी को रोक लीजिए तो कोई पानी की कमी नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं पानी पर क्या बोलूँ। मेरे पास तो कई ऐसी योजनाएँ भी हैं कि यदि सरकार ध्यान दे दे तो पानी का बहुत बड़ा भंडार हमारे पास हो सकता है कम खर्चे में। ज़्यादा खर्चे के लिए तो बड़े बड़े इंजीनियर पड़े हुए हैं, कम खर्चे की बात है। खैर, आज हमारी समाज ने ये जो कार्यक्रम रखा है इसके लिए मैं बधाई देता हूँ द्विवेदी बाथम साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छा योजना बनाई है पानी संवर्धन के लिए। आइए हम केवल एक बात महात्मा गांधी से सीखते हैं। महात्मा गांधी जी को जब कोई पानी भेंट करता था पीने के लिए और गिलास भरा हुआ है तो कहते थे खाली गिलास लाओ, उसमें से आधा गिलास लौटा उसमें खो देते थे और आधा गिलास पीते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जितना मुझे प्यास है उतना ही पानी में लूँगा। तो ये छोटी सी बचत, पानी की बचत महात्मा गांधी से हमें सीखना है। जितना पीना है उतना ही ले, ये नहीं कि थोड़ा सा पिया और दूसरा रख दिया उसको फेंक दिया, पानी का दुरुपयोग ना हो। एक छोटी सी बात यही कर लें तो हम पानी के साथ बहुत बड़ा न्याय करेंगे, अपने साथ न्याय करेंगे, आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय करेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जिले की एक अपर कलेक्टर हैं, हमारी बात को कितनी शालीनता से सुनती है। ऐसी सज्जन इस शिवपुरी जिले में एक सौभाग्य की बात है कि हमारी उनकी ख्याति है इस शिवपुरी जिले की महिलाओं में पहुंच रही है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से उनको हम मंच पर बुलाते हैं और उनके कार्यक्रमों से हमारे समाज के कुछ धुरंधर, समाज के कुछ कर्मठ छात्र जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अच्छे माझी आदिवासी संघर्ष मोर्चा में जिन्होंने अच्छा सहयोग दिया है, ऐसे लोगों को हम उनके कार्यक्रमों से प्रशंसा दिलवाना चाहते हैं और उसके बाद उनका उद्बोधन होगा। माननीय शिवपुरी श्री ज्योति केवट माननीय जी के ताली बजाइए आप लोग। ज्योति सजावट प्रतियोगिता में अपनी कला का हुनर दिखाया है, बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया हमारा है। कुमारी ज्योति केवट, कुमारी सोनम केवट, इन्होंने अपनी बहन के लिए बहुत सहयोग दिया टोली पार्टियों में सजाने के लिए, हम लोग धन्यवाद देते हैं। हमारे समाज के सम्मानित बुजुर्ग माझी आदिवासी समाज को एक मूवमेंट को सफलता की ओर ले आने वाले माननीय भगवान लाल बाथम शिक्षक का हम माननीय मुख्यमंत्री के महोदय कई कार्यक्रमों से प्रशंसा लेंगे और श्री रन्नों से पधारे हुए नाथूराम केवट, माननीय केवट के कार्यक्रमों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से प्रशंसा लेंगे। इन्होंने हमारे माझी आदिवासी संघर्ष मोर्चा में के मूवमेंट में दिल्ली तक जाने में, भोपाल की लड़ाइयों में बड़ा अहम भूमिका निभाते रहते हैं, निभाते रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है। उसके बाद में श्री लखूराम केवट तुरंत आवे। लखूराम केवट इन्होंने इतने पुरानी डोलियों को सजा करके अपने मटके में उनकी डोलियों की पीछों को, उनकी तांतों को, उन कुंजलियों को संभाल कर रखा, ये दलाने और उनको संपर्क किया जा रहा है। उसके बाद श्री टाइलर बाथम, उसके बाद श्री टाइलर बाथम श्री आगे बहुत प्रकट लेता है। उसके बाद श्री रामपुर बाथम तुरंत आ गया। उसके बाद बाबूलाल केवट भी आया तुरंत, जो हमारे कॉलेज के हमारे युवा वर्ग अपने प्रस्तुति के लिए तैयार है। कुछ समय के लिए उनसे हम क्षमा चाहते हैं। तुरंत बाद आपका ये कार्यक्रम होगा, हम सब लोग श्रवण करेंगे। श्री
बाबूलाल केवट बिछोर, देव बालक हो गया, श्री गुलाब बाथम, श्री सावित्री बाई बाथम, डॉक्टर हरिशंकर वासुदेव भाई हैं क्या? वासुदेव रहेगा बीच में। हाँ, उनका सुपुत्र श्री अजय बाथम आ रहे हैं, दोनों ही आएंगे भाई जंग में। उसके बाद में परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं, इसको भी नवाजा जा रहा है। जन दौड़ के आओ, शक्ति देने साहब। सब वासुदेव श्री वासुदेव वासुदेव केवट ये कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? आपका वाला के शक्ति सिंह हमारे वासुदेव केवट साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है, अपने व्यस्त कार्यक्रम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे हम लोगों के बीच में आए शक्ति सिंह और हमारा उत्साह बढ़ाया, हौसला बढ़ाया उन्होंने। हम हमारी समाज, संपूर्ण समाज, माननीय आदिवासी संपूर्ण समाज जिले की, उनका हमारे इतिहास के प्रश्न में उनका नाम और इस मंच पर विराजमान समाज शक्तियों का नाम अंकित हो चुका है। हम उनका स्वागत करते हुए सुंदर बात को महाराज गोहराज पर प्रकाश, उनके धैर्य और पराक्रम पर प्रकाश डालेंगी। इस शिवपुरी जिले की एक प्रशासन में सौभाग्य, इस शिवपुरी जिले के लोगों में के दिलों में रची बसी माननीय श्रीमती शशि करावत अपर कलेक्टर साहिबा, मैं आपका ससम्मान आपको मैं इस मंच पर इस माइक पर उद्बोधन के लिए मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए बुलाता हूँ। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। श्रीमती शशि करावत अपर कलेक्टर शिवपुरी। आज तात्या टोपे के इस प्रांगण में गोहराज निषाद जयंती समारोह के अवसर पर सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को जो मंच पर आसीन हैं उनको सादर नमन और वंदन करना चाहूंगी और साथ ही साथ हमारे सामने बैठे हुए के वंशज जो भगवान राम के युग से आज तक अपनी पहचान बनाए आए हैं, ऐसे सभी वंशजों की जिजीविषा को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगी कि चाहे युग बदल गया लेकिन गोहराज निषाद की जो प्रतिष्ठा थी आज भी वही है। और मैं आप लोगों को जो बोलना चाह रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, और इसलिए सक्षमता से बोलने में समर्थ हूँ कि मैंने अपनी नौकरी के 20-22 सालों में से 18 साल आदिम जनजाति इलाके में बिताए हैं, चाहे वो मंडला में गोंड और राजगोंड समाज हो, चाहे धार और झाबुआ का भील और भिलाला समाज हो। मैंने इन समाजों में जिंदगी के 18 साल गुजारे हैं और वो भी जब समझने और सोचने लायक उम्र हुई। और इस सरकारी नौकरी में चाहे डिप्टी कलेक्टर के पद पर रही हूँ, चाहे एसडीएम रही हूँ, चाहे ज्वाइंट कलेक्टर रही हूँ या एडिशनल कलेक्टर रही हूँ, तो मैं जो कह रही हूँ राजा दशरथ के पुत्र राम की सौतेली माता 2 वचनों के मोह से अपने पुत्र को वनवास दे सकती है, और वो राम की सौतेली माता थी उनके पिता की अतिशय प्रिय पत्नी कैकई। लेकिन जहां गोहराज निषाद जैसे मित्र हो तो कैकई का वो श्राप भी वरदान बन जाता है, कैकई का वो अभिशाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता उस राम का। और चोरी का काम किया है, क्या राम ने कोई पाप किया है जो उसको वनवास दिया जा रहा है? लेकिन राम ने ना कोई पाप किया था, ना कोई चोरी की थी, लेकिन युद्ध क्षेत्र में हारे हुए वचन, और वचन भी किस राजा को कि प्राण जाहि पर वचन न जाई, उस राजा को दिए गए वचन ने राम को वनवास दिलवा दिया। और राम जब श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं तो मुझे वास्तव में गोहराज निषाद का जो चित्र सामने माल्यार्पण किया था
मेरे सामने पूरा दृश्य सजीव हो रहा था कि कैसे राम अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण सहित जा रहे हैं और कहां राजा वेशधारी राम और कहां वनवास। लेकिन वनवास में मैं फिर वही कहूंगी, जो न मित्र दुखे हो ही दुखारी तिनहि विलोकत बात के भारी। तो मित्र के दुख से दुखी राजा निषाद जब सभी प्रकार का खाद्य पदार्थ लेकर आते हैं, पेय पदार्थ लेकर आते हैं, भगवान उनके हाथ से पेय पदार्थ ग्रहण करते हैं। खाद्य पदार्थ इसलिए ग्रहण नहीं करते क्योंकि उन्होंने राजा का जीवन त्याग दिया था, वनवास ले लिया था। और आपको मैं कहूं, गुहराज निषाद के साथ साथ और जब हम आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में मैं जो सोच रही थी वो ये सोच रही थी कि कैसे वो क्षण होंगे कि एक पिता का हृदय द्रवित नहीं होता, एक माता का हृदय द्रवित नहीं होता, लेकिन मित्र का हृदय कितना विशाल होता है कि वो जंगल में भी जहां एक इंद्रिय जीव रहते हैं पेड़, उन पेड़ों में भी कितना सजग होता है, उसके हृदय की इतनी विशालता होती है कि उनको भी अपने में इतने अच्छे से तल्लीन कर लेता है। बहुत सुंदर सी उनके लिए सैया फूल और पत्तियों की बना देता है और साथ ही साथ उस दुख को आप लोगों को सुनाने लगेंगे तो वास्तव में मुझे ये लग रहा है कि हम यहाँ जो आप लोगों को देख रहे हैं कि हम कलयुग के इस 13 अप्रैल को यहाँ नहीं खड़े हैं, वरन त्रेता के उस श्रृंगवेरपुर में यहाँ बैठे हैं जहाँ आप सब लोग उस घटना के साक्षी हैं। और मैं फिर कहूंगी, जैसे दुबे जी बाथम ने जिस दिन मुझे बताया था कि मैडम आप आना, और मुझे बचपन में अयोध्या कांड में पढ़ा हुआ ये पूरा का पूरा चित्र सजीव हो गया था दिमाग में। आप लोगों को एक चीज और कहना चाहूंगी, वो ये कि उस युग में छुआछूत नहीं था। आज हम भले अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या किसी चीज के माध्यम से वो करें, लेकिन उस युग में, राम के युग में छुआछूत बिल्कुल भी नहीं था। और साथ ही साथ आज बच्चे पैर छू रहे थे तो मुझे थोड़ा संकोच लग रहा था, जहां